वेलकम टू सी एस स्कूल। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट 2 ऑफ चैप्टर 3 ऑफ इकोनॉमिक्स। ओके, सो चेक करते हैं क्या है यूनिट 2 में, क्या बताता है चैप्टर 3 के ओके इकोनॉमिक्स के। सो यूनिट 2 इज ऑल अबाउट मनी सप्लाई। ओके, इसमें हम लोग सीखने वाले हैं कि मनी सप्लाई कैसा होता है, मनी सप्लाई को मेजर कैसे किया जाता है, मनी सप्लाई कैसे इन्फ्लुएंस, कौन सा फैक्टर्स अफेक्ट करता है मनी सप्लाई को। ओके, तो ये सब इस यूनिट के अंदर हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम सबको मालूम है मनी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है एक इकोनॉमी में। ओके, इट एक्ट एज अ क्रूशियल पॉइंट इन एनी इकोनॉमी। ओके, इन एनी कंट्री मनी बहुत एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है इकोनॉमी का। ओके, मनी सप्लाई इवन मैक्रो इकोनॉमिक में एक मेजर फॉर्म एक्ट करता है, बिकॉज मनी सप्लाई के थ्रू हम स्टेबिलिटी, ओके, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाया करता है एक कंट्री में। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कैसे लाएंगे? मनी सप्लाई को कंट्रोल करके। ओके, सो economic stability requires that the supply of money at any time should to be maintained at optimum level। देखो, मनी सप्लाई ऐसा नहीं होना चाहिए एकदम ज़्यादा मनी सप्लाई किए, ओके, उसके वजह से इन्फ्लेशन हो सकता है, या मनी सप्लाई एकदम कम जिसके कारण पैसा पहुंच ही ना पाए किसी के पास, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ओके, सो ये दोनों कंडीशन, मनी सप्लाई शुड बी एट ऑप्टिमम लेवल। टर्म मनी सप्लाई को डिनोट किया गया है, दैट इज टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी अवेलेबल टू द पीपल इन एन इकोनॉमी। सो एक इकोनॉमी, एक पर्टिकुलर कंट्री, ओके, उस कंट्री में, उस इकोनॉमी में कितना पैसा अवेलेबल है उसको ही बोला जाता है मनी सप्लाई। ओके, दो तरीके के मेजर बताया गया है, वन इज स्टॉक वेरिएबल एंड अदर इज मीन्स अदर। देखो, दो तरीके के बताए, एक है स्टॉक वेरिएबल। द सप्लाई ऑफ मनी इज स्टॉक वेरिएबल, मतलब इट रिफर्स टू द टोटल अमाउंट ऑफ मनी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब इस तारीख, मतलब पिछले साल कितना मनी अवेलेबल था, ओके, इस साल कितना मनी अवेलेबल है इस डेट में। ओके, बेसिकली मनी चेक करने का, इस डेट में कितना अवेलेबल, टोटल इकोनॉमी में मनी कितना अवेलेबल है हमें काउंट करना पड़ेगा, उसको बोला जाएगा स्टॉक वेरिएबल। ओके, दूसरा है द स्टॉक ऑफ मनी ऑलवेज रिफर्स टू द स्टॉक ऑफ मनी अवेलेबल टू द पब्लिक। ओके, to the public as a means of payment and as a store of value। ओके, सो पब्लिक के पास कितना मनी है उसी को हम माना जाएगा स्टॉक ऑफ मनी। ओके, स्टॉक ऑफ मनी। ओके, पब्लिक के पास कितना पैसा है उसको बोला माना जाएगा स्टॉक ऑफ मनी। एंड उस स्टॉक ऑफ मनी से हमें मालूम पड़ जाएगा कि सप्लाई ऑफ मनी कितना है। सो जो भी स्टॉक ऑफ मनी है एक पर्टिकुलर डेट में, उस पर्टिकुलर डेट का मनी, सप्लाई ऑफ मनी वो बन जाता है। ओके, इजी। अभी पब्लिक गवर्नमेंट बैंकिंग सिस्टम, ये सब का डेफिनेशन क्या है? सो पब्लिक का मतलब है हाउस होल्ड, फर्म्स एंड इंस्टीट्यूशन। ओके, एक्सेप्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ द मनी, मतलब यहाँ पर गवर्नमेंट नहीं आएगा एंड बैंकिंग सिस्टम नहीं आएगा। पब्लिक में कौन नहीं आएगा? गवर्नमेंट नहीं आएगा एंड बैंकिंग सिस्टम नहीं आएगा। ओके, अभी गवर्नमेंट में क्या कौन कौन आता है? गवर्नमेंट में आता है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल बॉडीज। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल बॉडीज। बैंकिंग सिस्टम में कौन कौन आता है? बैंकिंग सिस्टम में आता है आरबीआई एंड अदर बैंक्स। ओके, एंड दूसरा जो भी बैंक जो कासा सिस्टम को एक्सेप्ट करता है, कासा मतलब क्रेडिट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। ओके, सो दूसरा जो भी बैंक जो कासा सिस्टम, ऑलमोस्ट एवरी बैंक। ओके, सो दूसरा हर एक बैंक जो उस इकोनॉमी में है, वो बैंक एंड प्लस आरबीआई। ओके, इन दोनों को मिलके बैंकिंग सिस्टम बोला जाता है। ओके, ये कुछ डेफिनेशन था जो आगे मदद करेगा हमें। ओके, नाउ रैशनल ऑफ मेजरिंग मनी। ओके, सो हम मेजर क्यों चाहते हैं, मनी सप्लाई को मेजर क्यों करना चाहते हैं? सबसे पहला, ओके, मनी सप्लाई क्यों ग्रो हो रहा है? ओके, मनी सप्लाई हम मनी सप्लाई को मेजर करेंगे तो इससे हमें मालूम पड़ेगा कि मनी क्यों ग्रो होता है। ओके, मनी ग्रोथ क्यों होता है, मनी का वैल्यू क्यों इंक्रीज होता है, मनी जो प्राइस है वो क्यों इंक्रीज होता है, ये हमें मालूम पड़ता है। ओके, सेकेंड इज whether the stock of money in an economy is consistent with the standards of price stability। जो प्राइस को
स्टेबल करना है ना, उसके हिसाब से, उस स्टैंडर्ड्स के हिसाब से क्या उतना ही मनी सप्लाई किया गया है कि नहीं। सो इस इन दो कारण की वजह से हम मनी सप्लाई को मेजर करते हैं। ओके, सो ये दो कारण हैं जिसके जिसके वजह से हमें मनी सप्लाई को मेजर करना पड़ता है। ओके, वन इज इट फैसिलिटेट्स एनालिसिस ऑफ मॉनेटरी डेवलपमेंट्स इन ऑर्डर टू प्रोवाइड अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉस्ट ऑफ मनी ग्रोथ। मनी ग्रो क्यों हो रहा है, क्योंकि मनी मेजर करेगा तो हमें ये मालूम पड़ेगा कि मनी ग्रो क्यों हो रहा है, किस फैक्टर्स के वजह से मनी ग्रो हो रहा है, ये हमें मालूम पड़ेगा। दैट इज वन। एंड मनी मेजर करेगा तो हमें ये भी मालूम पड़ेगा क्या जो भी स्टैंडर्ड्स था, प्राइस को स्टेबल करने का जो भी स्टैंडर्ड था, उससे मीट हो रहा है कि नहीं, क्या उतना ही सप्लाई हो रहा है कि नहीं। ओके, सो ये दो बेनिफिट्स होते हैं मनी सप्लाई को मेजर करने के लिए। ओके, नाउ द सोर्सेस ऑफ मनी सप्लाई। सो मनी सप्लाई कहाँ कहाँ से आता है। ओके, सो द वन ऑफ द मेजर सोर्स आता है सेंट्रल बैंक से। ओके, सेंट्रल बैंक के पास एक अथॉरिटी है, एक, और सेंट्रल बैंक कैसे चलता है, सेंट्रल बैंक इज ऑलवेज बैक बाय द गवर्नमेंट। ओके, सेंट्रल बैंक इज ऑलवेज बैक बाय द गवर्नमेंट। ओके, सो बेसिकली जो भी डिसीजन लेते हैं, जो भी डिसीजन होता है सेंट्रल बैंक का, हर एक कंट्री का एक एक सेंट्रल बैंक होता है। सो उस कंट्री का सेंट्रल बैंक जो भी डिसीजन लेता है वो बेसिकली बैक्ड बाय इट्स अथॉरिटी मतलब जो भी गवर्नमेंट उस कंट्री में है। सो वो गवर्नमेंट ही मोस्टली डिसीजंस लेता है। सेकेंड, दिस सप्लाई रिस्पॉन्सेज ऑफ द कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम। उस कंट्री का बैंकिंग सिस्टम कैसा रिस्पॉन्ड करता है, वो जो भी पॉलिसी चेंजेस लाते हैं, ये जो भी गवर्नमेंट जो भी पॉलिसी चेंजेस लाते हैं, गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल बैंक। ओके, जो भी सेंट्रल बैंक पॉलिसी चेंजेस लाते हैं उसके इन उस रिस्पेक्ट टू जो भी बैंकिंग सिस्टम है वो लोग रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं, उसके हिसाब से ये दो फैक्टर्स होते हैं जो सप्लाई का सोर्स को डिनोट करते हैं या डिटरमाइन करते हैं। ओके, सो वन ऑफ द मेजर या प्राइमरी सोर्स मनी सप्लाई का होता है सेंट्रल बैंक से। ओके, एंड उनका मेन काम यही होता है कि टू इशू द करेंसी। ओके, एंड जो भी गवर्नमेंट बैक करेंसी होता है उसको बोला जाता है फिएट मनी। ओके, फिएट मनी हमने पिछले यूनिट में सीखा था फिएट मनी का मतलब क्या है। ओके, द करेंसी इशूड बाय द सेंट्रल बैंक इज इन फैक्ट अ लाइबिलिटी। देखो सेंट्रल बैंक लिख के देता है कि मैं आपको 500 रुपीज पे करूंगा। ओके, सो सेंट्रल बैंक का क्या होता है, ओके, सेंट्रल बैंक का क्या होता है, लाइबिलिटी बनता है। ओके, वो जैसे ही इशू करता है करेंसी उनका ऊपर एक लाइबिलिटी बनता है। सो उनका एक लाइबिलिटी होता है तो उनका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि असेट भी उस रिगार्ड उस विथ रिस्पेक्ट टू दैट लाइबिलिटी एक असेट भी रखे। ओके, सो पहला क्या होता था, पहला एक गोल्ड रखते थे, सिल्वर जो भी है एक रिजर्व्स रखते थे। बट अभी क्या हो गया इन मॉडर्न टाइम्स, अभी मिनिमम मिनिमम रिजर्व सिस्टम लाया गया है जो बेसिकली एक पर्टिकुलर अमाउंट एक पर्टिकुलर रेशियो का रिजर्व रखते हैं बैंक, एंड उन लोग उनके पास पावर आ जाता है, उन लोग कितना भी सप्लाई मनी सप्लाई को वो लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं। सेंट्रल बैंक के पास एक अथॉरिटी आ गया है। ओके, सो ये था प्राइमरी सोर्स सेंट्रल बैंक से। सेकेंडरी मेजर सोर्स आते हैं बैंकिंग सिस्टम से। ओके, बैंकिंग सिस्टम से सेकेंडरी सोर्स ऑफ मनी आता है, मनी सप्लाई आता है, बेसिकली नॉट मनी सप्लाई आता है। ओके, अभी ये सेकेंडरी सोर्स कैसे जनरेट होता है वो हम लोग सीखेंगे थ्रू क्रेडिट मनी कहाँ से आता है, क्रेडिट मल्टीप्लायर। ओके, मनी मल्टीप्लायर से आता है। सो सबसे पहला लास्ट कॉन्सेप्ट होता है मनी मल्टीप्लायर में, इस यूनिट का मनी मल्टीप्लायर लास्ट कॉन्सेप्ट है, बट वो हम लोग पहला सीखने वाले। ओके, एंड इससे पहले मनी मल्टीप्लायर सीखने से पहले कुछ इन्फो दिया है। क्रिप्टो एक ऐसे लीगल टेंडर आ रहा था, बट इंडिया में इसको लीगल टेंडर रिकॉग्नाइज नहीं किया गया क्योंकि बहुत सारा लेजिस्लेटिव अनसर्टेनिटी की वजह से। बट ऐसा नहीं है कि क्रिप्टो अभी आप परचेस या सेल भी नहीं कर सकते, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि जो आरबीआई ने जो बैन किया था उसका स्टेटमेंट अभी वो स्टेट नहीं कर सकता बेसिकली। ओके, सो आप क्रिप्टो में डील कर सकते हो बट इट इज़ नॉट नाउ एज अ लीगल टेंडर, अभी तक उसको लीगल टेंडर माना नहीं गया। ओके, बस ऐसे इन्फो यहाँ पे दिया गया है, सो इसके लिए मैंने आपको बताया गया। नाउ हम जाते हैं मनी मल्टीप्लायर में।
देखो मनी मल्टीप्लायर का इस चैप्टर में बहुत हर जगह में जिक्र हुआ है। तो इसके लिए सबसे पहले मनी मल्टीप्लायर को ही समझते हैं एंड देन फिर ये चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो आपको इजी पड़ेगा समझने में। सो मनी मल्टीप्लायर और क्रेडिट मल्टीप्लायर इसका नाम है। ओके, सो क्रेडिट मल्टीप्लायर क्या होता है ये सीखते हैं। सो द क्रेडिट मल्टीप्लायर इज ऑल्सो रेफर टू एज डिपॉजिट मल्टीप्लायर। अभी मैं आपको एग्जाम्पल से बता देता हूँ। ओके, लेट एज्यूम एक टीचर है। ओके, एक टीचर ने दो बच्चे को एक असाइनमेंट दिया है। ओके, कुछ चीज़ को सेल करना, कुछ सम पेन या कोई भी है, कुछ चीज़ को सेल करना। ओके, टीचर ने बोला आप सेल करो। ओके, सेल करो एंड मुझे एज सब प्रूफ मुझे सिर्फ 10% जो भी कैश आपको मिला, जो भी टोटल कैश आपको मिलेगा उसमें से सिर्फ 10% मुझे बता दो। ओके, 10% मुझे बता दो। ओके, दिखा दो। ओके, सो दो बच्चा है। ओके, एक है फ्रंट बेंचर और एक है बैक बेंचर। ओके, फ्रंट बेंचर ने जो भी एक्चुअल जो उसने सेल किया, एक्चुअल जो सेल किया, लेट अस जो उसने 1000 का सेल किया। ओके, सो उसने 1000 का 10% निकाला। 1000 का 10% कितना हुआ? 100। ओके, सो 100 रुपीज़ उसने टीचर को दे दिया। ओके, और बोला ये है मेरा प्रूफ, 1000 मैंने सेल किया। बैक बेंचर ने क्या आइडिया लगाया? बैक बेंचर ने क्या आइडिया लगाया? उसने सोचा सिर्फ 10% तो प्रूफ दिखाना है, 10% तो प्रूफ दिखाना है। ओके, 10% तो प्रूफ नहीं। उसने पूरा उसने भी सिर्फ 1000 का ही सेल किया, उसने भी सिर्फ 1000 का ही सेल किया, बट उसने 1000 एज अ 10% दिखाया है। 1000 एज अ 10% दिखाया एंड बोला कि मैंने 10,000 का सेल किया। एक्चुअल में उसने सिर्फ 1000 किया है, बट टीचर को बताया कि देखो मेरे पास 1000 है एंड मैंने इतना ये मेरा 10% ऑफ द टोटल सेल्स ऐसा बताया। ओके, तो यहाँ पर क्या कोई इलीगल कुछ हुआ? जो टीचर ने बोला 10% दिखाना है, दोनों ने एक्चुअल अमाउंट बताया। ओके, बट एक्चुअल में जो बैक बेंचर वाला स्टूडेंट है वो बहुत स्मार्ट था। ओके, उसने एक ट्रिक लगाया। एक्चुअल में उसका उतना सेल तो नहीं था, उसका सेल सिर्फ 1000 था। ओके, 1000 का 10% दैट इज उसको सिर्फ 100 रुपीज़ देना चाहिए था। ओके, सिर्फ 100 रुपीज़ देना चाहिए था टीचर को, बट उसने स्मार्ट वर्क किया। उसने बोला कि मैं पूरा 1000 ऐसे 10% दिखा दूंगा। ओके, ऐसे 10% पूरा 1000 दिखा दूंगा एंड मैं बोलूँगा ये 10% है मेरा। ओके, एंड टीचर थोड़ी आएगी पूरा 100% चेक करना है। ओके, तो ये है कॉन्सेप्ट इस क्रेडिट मल्टीप्लाई। अब मैं बताता हूँ कैसे। देखो, आरबीआई भी यही चीज बोलता है। आरबीआई भी एक सर्टेन परसेंटेज बोलता है कि इतना रिजर्व रखना है। ओके, हर एक बैंकर को बोलता है इतना परसेंटेज रखना है। ओके, सो बैंकर क्या करते हैं बेसिकली? ओके, लेट अज्यूम ए करके एक पर्सन है, उसने डिपॉजिट किया था एक बैंक के साथ, 1000 रुपीज़ दिया था एक्स बैंक। ओके, 1000 रुपीज़ उसने डिपॉजिट दिया था। ओके, आरबीआई ने बोला था सिर्फ 10% रिजर्व रखना है। आरबीआई ने बोला सिर्फ 10% रिजर्व रखना है। सो उसने वो बैंक एक्स ने एक स्मार्ट वर्क लगाया। बैंक एक्स ने बोला ठीक है, इससे 1000 तो आया। ओके, तो मैं क्या करूँगा, इसका 10% मतलब 100 रुपया रिजर्व में रख दूंगा। ओके, रिजर्व में रख दूंगा, बट जो 900 रुपया है, जो 900 एक्स्ट्रा, जो 900 रुपया वो मैं किसी और को दे दूंगा, किसी और को लेंड कर दूंगा, लोन दे दूंगा। ओके, सो ये 900 रुपया क्या हो गया अपने आप। देखो, अभी ए क्लेम कर सकता है। ओके, 900 रुपया, ये 900 रुपया क्या किया, जो दूसरा कोई पर्सन है, बी करके कोई पर्सन है, उसको उसका लोन अकाउंट में दे दिया। ओके, बैंक ने। ओके, सो अभी ए क्लेम कर सकते, ए तो वापस मांग सकता है ना, वो उसका डिपॉजिट है। ए क्लेम कर सकता है, इवन बी क्लेम कर सकता है। बी क्यों क्लेम कर रहा है? वो उसका लोन अमाउंट है, लोन जो बैंक ने दे रहा है। सो ए भी क्लेम कर सकते हैं, बी भी क्लेम कर सकते हो। सो 1900 एक्चुअल में अभी मनी सप्लाई दिख रहा है। एक्चुअल में अभी कितना दिख रहा है? 1900। ओके, सो आप चेक कर सकते हो, द बैंक हैज 1000। एक्चुअल में बैंक के पास सिर्फ 1000 ही है कैश में, बट अगेंस्ट द क्लेम्स ऑफ 1900, 1900 दोनों, ए क्लेम करे 1000 के लिए, बी क्लेम करे उसका लोन अमाउंट कितना? 900 के लिए। ओके, ए क्लेम कर रहा है उसका डिपॉजिट 1000 के लिए, बी क्लेम कर रहा है उसका लोन
900 के लिए, ओके, एंड जो 100 रुपये हो तो रिजर्व में, ठीक है। सो 1900 आया, बट वो किधर से आया? 3 एड से, ओके। कोई एक्चुअल में तो 1009 एक्स्ट्रा जो 1000 आया, सॉरी एक्स्ट्रा जो 900 वो किधर से आया? वो सिर्फ 3 एड से, मतलब वो सिर्फ एक क्रेडिट मनी जनरेट हुआ है, ओके। वो एक क्रेडिट मनी जनरेट हुआ है, ओके। सो ऐसा करके अभी जो 900 रुपये है वो बी के पास हो गया। बी क्या करेगा? बी दूसरा कोई बैंक में डिपॉजिट करेगा 900, ओके। बी 900 रुपये दूसरा कोई बैंक में डिपॉजिट करेगा। दूसरा बैंक क्या करेगा? सेम 10% उसमें से रिजर्व रखेगा एंड वो दूसरे को थर्ड फोर्थ पर्सन को वो दे देगा आगे। सो ऐसा करके 1000 प्लस 900 प्लस 810 प्लस 729 प्लस कंटिन्यू होते होते वो बन जाएगा 10,000 रुपीज, 10,000 रुपीज। अभी ये वो बच्चे का, आप जो मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया वो ही बच्चे का आप ये देख लो, ओके। एग्जांपल समझ लो। देखो यहाँ पर आरबीआई ने बोला था कि 10% रिजर्व रखना है। एक्चुअल में कितना मनी आया था? सिर्फ 1000 आया था, एक्चुअल में 1000 आया था, ओके। तो 1000 का 10% कितना होना चाहिए? 1000 का 10% कितना होना चाहिए? 1000 का 10% कितना होना चाहिए? 100 रुपीज़, ओके। 100 रुपीज़ बैंक को रखना चाहिए था, ओके। 100 रुपीज़ बैंक को रखना चाहिए था। बट बैंक ने क्या दिखा? बैंक ने बोला मेरे पास 10,000 का इनकम आया, 10,000 का डिपॉजिट आया है, 10,000 का डिपॉजिट आया है एंड उसमें से मैं 1000 ऐसा रिजर्व रख रहा हूँ, ओके। एक्चुअल में 1000 ही आया, बट ऐसा लग रहा है कि एक्चुअल में 1000 आया, बट ऐसा लग रहा है कि 10,000 आया है। बट वो कैसे 10,000 आया? वो एक जो 1000 था उसको क्रेडिट करके, क्रेडिट मल्टीप्लाई करके वो 10,000 पूरा लाया गया है, ओके। तो इसको ही बोला जाता है क्रेडिट मल्टीप्लायर, ओके। सिंपल मीनिंग। So the deposit multiplier and the money multiplier, though closely related, are not identical. ये दो आइडेंटिकल नहीं होता, क्रेडिट मल्टीप्लायर और डिपॉजिट मल्टीप्लायर। क्यों क्यों? बिकॉज देखो ये तो एक इम्प्रैक्टिकेबल सिचुएशन था। ये ऐसा नहीं होता, ओके। ऐसा एक्चुअल में नहीं होता कि पूरा जो आरबीआई ने जो 10% बोला उस 10% को ही बैंकर ये रेशियो दिखा के पूरा एक्स्ट्रा जो है इनकम है पूरा ऐसे जनरेट नहीं कर पाएगा। क्या होता है इसमें से? आप किसी कोई डिपॉजिट देते हो क्या एंड आप लोन देते हो, फिर वो लोन वो पूरा वो पर्सन यूटिलाइज करो, वो वापस दूसरा बैंक को दे। कभी कभी ऐसा होता है वो दूसरा बैंक को मिलता ही नहीं है, ओके। सो वहाँ पर क्रेडिट मल्टीप्लाई प्रॉपरली नहीं होता, ओके। सो 100% तो नहीं होता, ओके, इन रियल लाइफ। So generally banks do not lend out all of their available money but instead maintain reserves at a level above the minimum required। और ऐसा भी नहीं कि बैंक हर जो भी डिपॉजिट आया हर एक इसको बांट देता है, लेंड करता है या क्रेडिट मल्टीप्लाई के लिए देते हैं, ऐसा नहीं होता, ओके। वो लोग जो भी रिजर्व है उससे ज़्यादा ही रखते हैं कभी भी। दैट इज वन। सेकेंड इज ऑल बोरोवर्स डू नॉट स्पेंड एवरी रुपी दे हैव बोरोड। सो जो भी लोन लेने आया था वो पूरा यूटिलाइज, मतलब ऐसा नहीं कि वो आगे क्रेडिट के लिए देगा दूसरा बैंक के लिए देगा, ऐसा नहीं होता है। वो कभी कभी जो बोरोड मनी वो उधर तक ही रुक जाता है, ओके। सो दैट्स वाई डिपॉजिट मल्टीप्लाई एंड मनी मल्टीप्लाई सेम होता है, सिमिलर होता है, बट नॉट एग्जैक्टली द सेम, ओके। We need to keep in mind that creating money through credit by banks does not mean creating wealth. So ये जो बैंक क्रिएट करते हैं मनी, जो एक्स्ट्रा मनी जो क्रिएट करते हैं बाय क्रेडिट करके, क्रेडिट मल्टीप्लाई करके, ओके, ये एक्चुअल में तो कोई वेल्थ नहीं है, ये एक्चुअल कोई वेल्थ नहीं होता, ओके। ये सिर्फ एक क्रेडिट मनी होता है, ओके। मनी क्रिएशन इज नॉट द सेम एज वेल्थ क्रिएशन, ओके। नाउ आई होप आपको समझा होगा मनी बैंकिंग सिस्टम, जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं वाई, इसके वजह से बैंकिंग सिस्टम बहुत मेजर या सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम भी बोला जाता है हर एक कंट्री का, जो जनरेट करता है एक्स्ट्रा मनी ऑफ सप्लाई को, ओके, बाय द वे ऑफ क्रेडिट मनी, ओके, बाय द वे ऑफ क्रेडिट, ओके। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है बैंकिंग सिस्टम ऑफ ईच एंड एवरी कंट्री। नाउ कमिंग बैक,
So the second major source of money supply is the banking system of the country. Okay, हमने क्रिप्टो के बारे में सीखा था. Now measurement of money supply. Okay, so मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई को कैसे कैसे मेजर किया जाता है. देखो 3 मॉडल आया था. एक ओल्ड मॉनेटरी एग्रीगेट्स, एक न्यू मॉनेटरी एग्रीगेट्स एंड लिक्विडिटी एग्रीगेट्स. ओके, सो ये 3 चीज़ें, ये 3 मॉनेटरी मेजर्स है, ये हमें सीखना पड़ेगा इस यूनिट में. ओके, अभी इन 3 मेजर में से हम सबसे पहले न्यू मॉनेटरी एग्रीगेट्स सीखेंगे. ओके, न्यू मॉनेटरी एग्रीगेट सीखेंगे. बट न्यू मॉनेटरी एग्रीगेट सीखने से पहले हमें जानना पड़ेगा ओल्ड मॉनेटरी एग्रीगेट्स एंड न्यू मॉनेटरी एग्रीगेट्स में क्या फ़र्क है. देखो, आप चेक करोगे ना, ओल्ड मॉनेटरी एग्रीगेट्स डिनोट होते हैं एम. ओके, M1 रहेगा तो M2 रहेगा तो M2, M3, M4 लाइकवाइज. ओके, न्यू मॉनेटरी एग्रीगेट्स डिनोट होते हैं NM1, NM2, NM3, NM4 ऐसा. एंड लिक्विडिटी एग्रीगेट्स डिनोट होता है L1, L2, L3. ओके, नाउ ओल्ड मॉनेटरी एग्रीगेट्स एंड न्यू मॉनेटरी एग्रीगेट में मेजर डिफरेंस था कि यहाँ पर ओल्ड मॉनेटरी एग्रीगेट्स में आप चेक कर सकते हो, यहाँ पर पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स है. ओके, यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हो, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स है. ओके, बट न्यू मॉनेटरी मेजर्स में आपको पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक नहीं दिखेगा. ओके, ये है मेजर. एंड सेकेंड है न्यू मॉनेटरी मेजर्स में एक रेसिडेंट. ओके, रेसिडेंट का इनकम भी गिना जाता है. ओके, सो सबसे पहले न्यू मॉनेटरी मेजर्स चेक करते हैं. बहुत इजी है, बहुत इजी मैं आपको समझा दूंगा. ओके, सब समझ में आएगा, तीनों मॉनेटरी मेजर्स आपको समझ आ जाएगा. ओके, बहुत इजीली, एंड आपको याद भी हो जाएगा. ओके, सबसे पहला NM1. ओके, सो NM1 याद रखने के लिए आपको ये याद रखना पड़ेगा, CC विथ P, DD विथ BS, OD विथ RBI. CC विथ P, DD विथ BS, OD विथ RBI. अभी ये क्या है? NM1 बोला जाता है CC विथ P. CC मतलब करेंसी विथ पब्लिक. ओके, करेंसी विथ पब्लिक और करेंसी विथ पीपल. ओके, that is CC with P. DD with BS, demand deposit with banking system. Demand deposit with banking system. Demand deposit with banking system. OD with RBI. OD with RBI. OD with RBI मतलब other deposits with RBI. ओके, ये है NM1. ओके, चेक करते हैं क्या वही है क्या. सो CC करेंसी विथ पब्लिक, DD demand deposit with banking system, and OD with RBI. ओके, OD with other deposit with RBI. अभी NM2 और NM3, NM2 होता है शॉर्ट टर्म एंड NM4 होता है लॉन्ग टर्म. ओके, सो NM2 में NM1 प्लस शॉर्ट टर्म टाइम डिपॉजिट्स ऑफ रेसिडेंस. ओके, जो भी रेसिडेंस का टाइम डिपॉजिट्स है, टाइम डिपॉजिट मतलब RDFD. ओके, सो जो भी शॉर्ट टर्म RDFD है वो ऐड कर देंगे. एंड NM3 में क्या होगा, लॉन्ग टर्म जो भी टाइम डिपॉजिट्स है रेसिडेंट्स का वो ऐड किया जाएगा. प्लस NM3 में एक और चीज़ ऐड किया जाएगा, कॉल और टर्म फंडिंग फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. ओके, बहुत सिंपल. ओके, आप फिर से एक बार बता दो. ओके, NM1 क्या, NM1 होता है CC विथ P, OD विथ BS एंड लास्ट OD विथ CC with P, DD with BS and OD with RBI. Okay, CC with P, OD with DD with BS and OD with RBI. Okay, CC currency with public, DD with BS, DD मतलब डिमांड डिपॉजिट विद बैंकिंग सिस्टम, एंड लास्ट अदर डिपॉजिट विद RBI. ओके, ये है NM1. NM2 क्या, NM2 में क्या होगा, शॉर्ट टर्म. ओके, शॉर्ट टर्म टाइम डिपॉजिट्स ऑफ रेसिडेंस. एंड NM3 में क्या होगा, लॉन्ग टर्म टाइम डिपॉजिट्स विद द रेसिडेंट प्लस कॉल और टर्म डिपॉजिट्स फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. ओके, ये होगा आपका न्यू मॉनेटरी मेजर. ये हो गया आपका न्यू मॉनेटरी मेजर. नाउ ओल्ड मॉनेटरी एग्रीगेट्स देखते हैं. ओल्ड मॉनेटरी एग्रीगेट्स देखते हैं. ओल्ड मॉनेटरी एग्रीगेट्स में M1 सेम एज NM1. ओके, सेम M1 देखते हैं. पहला CC विथ P, DD विथ BS एंड OD विथ RBI. ओके, सेम टू सेम. ओके, तो CC क्या है, करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स विद द पीपल.
DD मतलब डिमांड डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम, एंड OD मतलब अदर डिपॉजिट विद द RBI। सेम M1 हो गया। अभी M2 में क्या होता है, M2 में होता है सेविंग डिपॉजिट, जो भी पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक था। देखो पहले के ज़माने में पोस्ट ऑफिस को पोस्ट ऑफिस में आप जो भी सेविंग करते थे ना, उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है एज अ बैंक। ओके, बैंक को ही माना जाता है। सो M1 प्लस जो भी सेविंग्स आपने किया था पोस्ट ऑफिस में, उसको भी माना जाएगा M2 में। ओके, M3 में क्या होता है, M1 प्लस टाइम डिपॉजिट्स विद द बैंकिंग सिस्टम। अभी एक और कंसेप्ट आ रहा है इसमें। ओके, M3 को बोला जाता है M1 प्लस टाइम डिपॉजिट्स विद द बैंकिंग सिस्टम। टाइम डिपॉजिट्स विद द बैंकिंग सिस्टम मतलब FDRD। ओके, FDRD पहले के ज़माने में बहुत होता था, बहुत मतलब बहुत, इवन 60% तक जो भी टोटल सप्लाई है था मनी का, उसमें से ऑलमोस्ट 60% RD FD में होता था, क्योंकि पहले का लोग बैंक में बहुत विश्वास रखते थे। सो इसको M3 को ब्रॉड मेजर भी बोला जाता है। ओके, ब्रॉड मेजर भी बोला जाता है। ओके, सो टाइम डिपॉजिट यहाँ पर बहुत मेजर फैक्टर बोला जाता है। ओके, ब्रॉड मेजर बोला जाता है M3 को। वेरएस कंपेयर टू M1 में आप देख रहे हो सिर्फ करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स है, एंड डिमांड डिपॉजिट है जो तुरंत निकलता है, एंड विद अदर डिपॉजिट्स है जो RBI के साथ है। सो बहुत तुरंत मतलब बहुत लिक्विडेट, बहुत नैरो, इसको बोलते हैं नैरो मनी। ओके, इसको बोला जाता है नैरो मेजर। ओके, M1 को बोला जाता है नैरो मेजर, एंड M3 को बोला जाता है ब्रॉड कॉन्सेप्ट, ब्रॉड मेजर, ब्रॉड मनी। ओके, सो ये था कॉन्सेप्ट। ओके, एंड लास्ट वन इज M4 मतलब M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक का टोटल डिपॉजिट लेस NSC। ओके, लेस नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ओके, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता। ओके, ये हो गया आपका ओल्ड एग्रीगेट्स भी। ओके, आपका न्यू एग्रीगेट हो गया, आपका ओल्ड एग्रीगेट भी हो गया। ओके, आई होप आपको याद होगा। ओके, नाउ कम्स लिक्विडेट एग्रीगेट्स। ओके, सो लिक्विडेट एग्रीगेट्स जो NM3 था वहाँ से शुरू होता है। सो NM3 प्लस ऑल डिपॉजिट्स ऑफ द पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स, क्योंकि मॉनेटरी मेजर में पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक लिया ही नहीं था, न्यू मॉनेटरी मेजर में लिया ही नहीं था। सो ये लेने के लिए ये लिक्विडेट मेजर्स लाया गया। ओके, सो all deposits with the post office saving banks, okay, excluding NSC। okay, NSC किधर भी लाया नहीं जाता। ओके, सो ऑल डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक ऐड करोगे तो NM3 में, तो आपको आपका L1 मिल जाएगा। ओके, L2 कैसे मिलेगा, L1 प्लस टर्म डिपॉजिट्स विद द लेंडिंग इंस्टीट्यूशन एंड रिफाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन। ओके, टर्म डिपॉजिट या टर्म लेंडिंग जो दिया गया है, ओके, फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन में, वो प्लस टर्म बोरोइंग। ओके, टर्म डिपॉजिट्स प्लस टर्म बोरोइंग्स। ओके, टर्म डिपॉजिट्स प्लस टर्म बोरोइंग एंड सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स इशूड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ओके, आई होप आपको समझ आ गया रहेगा। ये आपको बाहर करना पड़ेगा। ओके, नो अदर ऑप्शन। ओके, एंड आपका L3 में L2 प्लस पब्लिक डिपॉजिट्स ऑफ नॉन फाइन NBFC से जो भी आपने मतलब पब्लिक डिपॉजिट्स रखा है NBFC के पास। ओके, वो प्लस L2 आपका बन जाता है L3। ओके, सो बेसिकली ये पूरा कॉन्सेप्ट में सिर्फ आपको ये L2 याद रखना पड़ेगा। L2 मेजर चीज़ है जो आपको याद बाय हार्ट करना पड़ेगा, एंड बाकी सब मैंने आपको समझा दिया हो। ओके, अभी इसमें से एक और कॉन्सेप्ट होता है रिजर्व मनी। ओके, अभी ये रिजर्व मनी क्या होता है। ओके, रिजर्व मनी आपको ढूंढने के लिए दो अप्रोच है, एक असेट अप्रोच, एक लाइबिलिटी अप्रोच। ओके, बेसिकली हमें चेक करना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मनी सप्लाई को असेट साइड में लिखते तो कैसे लिखते थे, एंड लाइबिलिटी साइड में लिखते तो कैसा लिखता था। ओके, सबसे पहला लाइबिलिटी अप्रोच। ओके, सो जैसे कि मैंने आपको बताया, जो भी करेंसी दिया जाता है, ओके, जो भी नोट दिया जाता है, वो रिजर्व बैंक लिखा जाता है, आई हैव टू पे दैट सम ऑफ मनी विच आई हैव अश्योर्ड। ओके, ऐसे लिख के देते हैं। सो जो भी करेंसी इन सर्कुलेशन है वो लाइबिलिटी बन जाता है। ओके, रिजर्व बैंक का करेंसी इन सर्कुलेशन 1। सेकेंड,
बैंकर्स डिपॉजिट्स विद आरबीआई, जो दूसरा जो बैंकर्स है वो डिपॉजिट रखते हैं आरबीआई में, सो आरबीआई को वापस लौटाना पड़ेगा ना, वो डिपॉजिट दूसरे बैंकर्स को वापस लौटाना पड़ेगा, सो ये भी एक लाइबिलिटी है। सेकेंड, एंड अदर डिपॉजिट्स विद दी आरबीआई, अदर डिपॉजिट्स विद दी आरबीआई, ये भी उनका लाइबिलिटी बन जाता है। सो ये है लाइबिलिटी अप्रोच। नाउ असेट अप्रोच, अभी असेट अप्रोच में क्या आएगा, असेट साइड में क्या आएगा, नेट आरबीआई क्रेडिट टू गवर्नमेंट, जो आरबीआई देता है क्रेडिट गवर्नमेंट को, ओके, दैट गवर्नमेंट वापस देगा ना, सो आरबीआई के लिए क्या होगा, असेट, ओके। आरबीआई क्रेडिट टू कमर्शियल सेक्टर, जो कमर्शियल सेक्टर, एक गवर्नमेंट हो गया, एक कमर्शियल सेक्टर हो गया। आरबीआई क्लेम्स टू बैंक, बैंक को दिया, फर्स्ट गवर्नमेंट, सेकेंड कमर्शियल सेक्टर, थर्ड बैंक, ओके। and RBI's net foreign asset plus government's currency liabilities to the public, and last one is public को जो दिया, ओके। सो ये चार चीज, एक तो गवर्नमेंट, दूसरा कमर्शियल सेक्टर, एक बैंक, एंड लास्ट वन इज पब्लिक, ओके। एंड प्लस आरबीआई नेट फॉरेन असेट, जो नेट फॉरेन असेट्स है आरबीआई के पास वो, ओके, ये सब आरबीआई का क्या है, असेट होता है, क्योंकि ये आरबीआई को वापस मिलेगा, ओके। लेस आरबीआई, ये याद रखना कभी भी इस अप्रोच में आरबीआई का नेट नॉन मॉनेटरी लाइबिलिटी को लेस किया जाता है, क्योंकि ये असेट अप्रोच है, असेट अप्रोच में लाइबिलिटी को लेस किया जाता है। सो लेस आरबीआई नेट नॉन मॉनेटरी, जो भी नेट नॉन मॉनेटरी जो भी लाइबिलिटी रहेगा उसको रेड्यूस कर देना, ओके, उसको रेड्यूस कर देना। आई होप ये इजीली आपको समझ आ गया रहेगा, रिजर्व मनी भी, ओके। इस तरह इस मेजर से आप मनी सप्लाई को मेजर्स कर सकते हैं, ओके। ओल्ड एग्रीगेट मेजर, न्यू एग्रीगेट मेजर एंड लिक्विडेट मेजर, ओके, लिक्विडेट एग्रीगेट्स। नाउ डिटर्मिनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई, अभी मनी सप्लाई का डिटर्मिनेंट्स, मनी सप्लाई का फैक्टर्स क्या क्या है, ओके। सो फर्स्ट व्यू होता है मनी सप्लाई पूरा तरीके से डिटरमाइन किया जाता है बाय द सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक के पास पूरा पावर होता है मनी सप्लाई को डिटरमाइन करना, कितना सप्लाई होना चाहिए, कितना सप्लाई नहीं होना चाहिए, ओके। सेकेंड व्यू क्या है, सेकेंड व्यू आता है चेंजेस इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के ऊपर डिपेंड होता है कि मनी सप्लाई कैसा होगा, ओके। सो मनी स्टॉक एंड मनी सप्लाई इन टर्म्स ऑफ द मॉनेटरी बेस और हाई पावर्ड मनी, ओके। अभी दो चीज़ होता है, मनी स्टॉक होता है एंड मनी सप्लाई होता है। मनी स्टॉक मतलब एक एक्चुअल में जो पैसा है 100 रुपीज़ का नोट है तो दैट इज मनी स्टॉक। मनी सप्लाई मतलब वो 100 रुपीज़ का नोट कितना बार घुमा, ओके। देखो मनी स्टॉक, इफ क्रेडिट क्रेडिट मनी नहीं हुआ देन मनी सप्लाई विल बी इक्वल टू मनी स्टॉक, ओके, बट क्रेडिट मल्टीप्लाई हुआ देन इट विल नॉट बी इक्वल टू मनी स्टॉक, ओके। The monetary base is the sum of currency in circulation and bank reserve. Okay. So the monetary base जो एक्चुअल में किधर से आया है वो बेसिकली द सम ऑफ करेंसी इन सर्कुलेशन, जो सर्कुलेशन जो इकोनॉमी में जो पैसा गया है दैट, एंड जो बैंक के पास जो रिजर्व है, ये दोनों मिलके ही बेस, मॉनेटरी बेस बना जाता है, ओके, ऑफ एनी इकोनॉमी। नाउ कॉन्सेप्ट ऑफ मनी मल्टीप्लायर जो ऑलरेडी हमने सीखा है, हम फिर से देखते हैं। सो मनी मल्टीप्लायर बेसिकली मनी सप्लाई कैसे हो रहा है, ओके, एंड देन मॉनेटरी बेस कितना है, ओके। जैसे कि हमने पिछले बार हमने चेक किया था, छोड़ो पिछले बार, नया एग्जाम्पल लेते हैं, ओके। आप यहाँ पर देख सकते हो, एक है एक्चुअल में आरबीआई ने इंजेक्ट किया है 100 करोड़, ओके, 100 करोड़ इंजेक्ट किया है, ओके, इन इन इकोनॉमी, बट वो 100 करोड़ मनी सप्लाई 500 करोड़ में बन गया, मतलब वो 100 करोड़ घूम घूम के 500 करोड़ बन गया। सो यहाँ पर मनी मल्टीप्लाई कितना होगा, नॉर्मल है, मनी मल्टीप्लाई कितना होगा, 500 करोड़ ऊपर आ जाएगा डिवाइड बाय 100 करोड़, दैट वुड बी योर मनी मल्टीप्लायर विच इज 5, ओके। सो 5 आपका मनी मल्टीप्लायर बन जाता है। तो मनी मल्टीप्लायर कैसे बना, मनी सप्लाई, टोटल मनी सप्लाई डिवाइड बाय मॉनेटरी बेस, मॉनेटरी बेस मतलब जो एक्चुअल में जो पैसा इंजेक्ट किया, जो एक्चुअल मनी था वो, एंड मनी सप्लाई मतलब वो मनी जो मॉनेटरी बेस वो कितने बार घूमा, ओके, वो कितना सप्लाई हुआ, ओके, दैट इज मनी सप्लाई, ओके। एंड अभी समझो 10 रुपया, ओके, 10 रुपया घूम के 10 रुपीज़ घूम के 50 रुपीज़, मतलब घूम घूम के 10 रुपया
घूम के एक पर्सन से दूसरा पर्सन, दूसरा पर्सन से तीसरा पर्सन, ऐसे घूम के 50 रुपया का वैल्यू उसने जनरेट किया, उस 10 रुपया का नोट ने 50 रुपया का वैल्यू जनरेट किया। सो 50 रुपया क्या होगा आपका मनी सप्लाई बन गया 50 एंड मॉनेटरी बेस कितना है 10। ओके, सो 50/10 कितना हो गया 5। सो आपका मनी मल्टीप्लायर यहाँ पर बन जाएगा 5। ओके, सो the money multiplier, so the multiplier indicates what multiple of monetary base is transformed into money supply। okay, ये बेसिकली डेफिनेशन है, आप लिख सकते हो एग्जाम में। द मल्टीप्लायर इंडिकेट्स व्हाट मल्टीपल ऑफ द मॉनेटरी बेस इज ट्रांसफर्ड इनटू मनी सप्लाई, मतलब जो मॉनेटरी बेस है वो कौन से मल्टीपल में मनी सप्लाई बना है। ओके, उसको ही बोला जाता है मल्टीप्लायर, मनी मल्टीप्लायर। ओके, एंड मनी मल्टीप्लायर, क्रेडिट मल्टीप्लायर जब हमने सीखा था उसका क्या था, बेस क्या था उसका, रेशियो कैसे निकलता था। क्रेडिट मल्टीप्लायर जो भी रिजर्व रेशियो है, ओके, उसको बस आपको 1 जो भी रिजर्व रेशियो वो निकाल के आपको मिल जाता था आपका क्रेडिट मल्टीप्लायर। सेम यहाँ पर भी मनी मल्टीप्लायर भी सेम, जो भी रिजर्व रेशियो रखने बोल रहा है, ओके, उसका बस रेसिप्रोकल हो जाता है आपका मनी मल्टीप्लायर। सो 1/r will be your money multiplier। The money multiplier approach to supply of money। ओके, सो मनी मल्टीप्लायर कैसे अफेक्ट करते हैं सप्लाई ऑफ मनी में, ये हम लोग सीखने वाले हैं। ओके, सबसे पहला द मनी मल्टीप्लायर अप्रोच टू मनी सप्लाई प्रोपाउंडेड बाय मिल्टन फ्रैडमैन एंड एना स्क्वार्ट्स एंड मिल्टन फ्रैडमैन, इन दोनों ने ढूंढा था। ओके, 1963 ने, एंड इन्होंने बोला था 3 फैक्टर्स, 3 ऐसे फैक्टर्स है जो इमीडिएट डिटर्मिनेंट्स होता है मनी सप्लाई का। वो 3 फैक्टर्स क्या है, एक होता है हाई पावर्ड मनी मतलब जो आरबीआई, जो सेंट्रल बैंक जो पैसा को पंप करते हैं उसको बोला जाता है हाई पावर्ड मनी। सेकेंड, रेशियो ऑफ रिजर्व्स टू डिपॉजिट्स। ओके, रिजर्व टू डिपॉजिट का रेशियो कितना है, दैट ओके, बेसिकली रिजर्व कितना रखना पड़ता है उसके हिसाब से मनी सप्लाई को इफेक्ट होता है। एंड लास्ट वन इज द रेशियो ऑफ करेंसी टू डिपॉजिट, एक पब्लिक कितना अपने पास कैश रखता है एंड कितना बैंक में डिपॉजिट देते हैं, इसके ऊपर भी मनी सप्लाई डिनोट किया जाता है। ओके, सो हम लोग हर एक फैक्टर का हम लोग चेक करने वाला है, हर एक बिहेवियर चेक करने वाला है। सेंट्रल बैंक का बिहेवियर कैसा होता है, कमर्शियल बैंक का बिहेवियर कैसा होता है, पब्लिक का कैसा बिहेवियर होता है, हम लोग सीखने वाले हैं। ओके, सबसे पहला सेंट्रल बैंक। ओके, सेंट्रल बैंक का बहुत सिंपल है। ओके, जितना ज़्यादा हाई पावर्ड मनी उतना ज़्यादा मनी सप्लाई होगा। ओके, हाई पावर्ड मनी जितना पंप करेगा उतना ही मनी सप्लाई होगा मार्केट में, डायरेक्ट रिलेशन होता है। ओके, सो द टोटल सप्लाई ऑफ नॉमिनल मनी इन द इकोनॉमी विल वेरी डायरेक्टली with the supply of the nominal high powered money issued by the central bank। One, सेकेंड, कमर्शियल बैंक में क्या होता है, बेसिकली कमर्शियल बैंक क्या होता है, बैंकिंग सिस्टम होता है। बैंकिंग सिस्टम क्या कर सकता है, क्रेडिट जनरेट कर सकता है, क्रेडिट के थ्रू मनी सप्लाई जनरेट कर सकता है। ओके, अभी वो क्रेडिट कितना क्रेडिट कर सकते, क्रेडिट सप्लाई कर सकते हैं, वो डिपेंड होता है रेशियो में, रिजर्व बोलो, रिजर्व कितना आरबीआई बोल रहा है, कितना सेंट्रल बैंक बोल रहा है कि रिजर्व रखना है, उसके ऊपर डिपेंड होता है। ओके, सो टू सम अप, स्मॉलर द रिजर्व रेशियो लार्जर विल बी द मनी मल्टीप्लायर, मतलब आरबीआई बोल रहा है ठीक है सिर्फ 5% रिजर्व रेशियो रखो, सो मतलब जो भी एक्सेस में जो है उससे आप मनी मल्टीप्लाई कर सकते हो, आप दूसरे लोग को लेंड कर सकते हो। ओके, लोन दे सकते हो, उसके थ्रू आपका मनी मल्टीप्लाई हो जाएगा, जिसके कारण मनी सप्लाई बढ़ जाता है। ओके, सो टू कंक्लूजन क्या है, स्मॉलर द रिजर्व रेशियो कम रहेगा, रिजर्व रेशियो कम रहेगा तो मनी मल्टीप्लाई ज़्यादा हो जाएगा, मनी मल्टीप्लाई ज़्यादा हो जाएगा तो मनी सप्लाई भी ज़्यादा हो जाएगा। ओके, अभी बट ये एक्चुअल में ये डिनोट नहीं करता, बिकॉज रिजर्व रेशियो से कभी भी हर एक बैंक कभी भी रिजर्व रेशियो है ना उससे थोड़ा ज़्यादा ही रखता है, क्योंकि कभी भी आ सकता है ना डिमांड। ओके, जो भी डिपॉजिट देते हैं पब्लिक बैंक को वो लोग वापस भी मांग सकते हैं ना, तो कभी भी बैंक क्या करता है उससे ज़्यादा ही रखता है। ओके, रिजर्व रेशियो से ज़्यादा ही वो लोग बैंक के पास रखते हैं।
सो जो भी एक्सेस रिजर्व्स है उसके ऊपर डिनोट होता है मनी सप्लाई. ओके, so the excess reserves, which are funds that a bank keeps back beyond what is required by the regulation, from a very important form a very important determinant of money supply. Okay, so excess reserve का फॉर्मूला क्या होगा, जो भी टोटल रिजर्व्स है, ओके, जो भी टोटल रिजर्व्स है वो उसमें से लेस, ओके, जो बैंक टोटल रिजर्व जो रख रहे हैं वो उसमें से लेस जो आरबीआई या जो रेगुलेशन बोल रहा है कि इतना ही रिजर्व रखना चाहिए था. ओके, सो जो इतना रखने बोल रहा है, ओके, आरबीआई बोल रहा है इतना रखना है, बट बैंक रखता है इतना. सो जो इतना गैप है वो बन जाता है आपका एक्सेस रिजर्व. ओके, ERR. ओके, एक्सेस रिजर्व रेशियो बन जाता है. ओके, so therefore, if the central bank injects money into the banking system and these are held as excess reserve, okay, सेंट्रल बैंक चाहता है कि मनी सप्लाई ज़्यादा हो, सेंट्रल बैंक चाहता है कि मनी सप्लाई ज़्यादा हो. ओके, सो सेंट्रल बैंक ने क्या किया, ज़्यादा मनी सप्लाई किया, इंजेक्ट ज़्यादा किया. बट जैसे ही सेंट्रल बैंक ने ज़्यादा इंजेक्ट किया, उन्होंने क्या किया, जो कमर्शियल बैंक है उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया, उस मनी को रिजर्व में रख दिया. सेंट्रल बैंक का मेजर मकसद था कि मनी सप्लाई बढ़े. ओके, मनी सप्लाई बढ़े. ओके, सो सेंट्रल बैंक ने तो मनी को इंजेक्ट कर दिया, ओके, ज़्यादा सप्लाई कर दिया. बट कमर्शियल बैंक ने क्या किया, कमर्शियल बैंक्स ने उसको ऐसा रिजर्व रखने चालू कर दिया. ओके, ऐसा रिजर्व रखने चालू कर दिया. ओके, सो बेसिकली जो एक्सेस रिजर्व है उसके ऊपर डिनोट होता है मनी सप्लाई. ओके, सो therefore, if the central bank injects money into the banking system and these are held as excess reserve by the banking system, there will be no effect on deposits of currency and hence no effect on money supply. Okay, so जो भी बैंक, जो भी सेंट्रल बैंक है उन्होंने समझो सप्लाई तो किया, उन्होंने सप्लाई किया, बट जो कमर्शियल बैंक है उन्होंने उसको ऐसे रिजर्व रख दिया. सो यहाँ पर मनी सप्लाई के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ा. सो मेजर डिटर्मिनेंट कौन हो गया, एक्सेस रिजर्व यहाँ पर मेजर डिटर्मिनेंट बन जाता है कभी भी कमर्शियल बैंकिंग में. ओके, एंड एक्सेस रिजर्व डिपेंड होता है दो मेन चीज में, मार्केट इंटरेस्ट रेट एंड एक्सपेक्टेड डिपॉजिट आउटफ्लो. ओके, अभी ये क्या है, मार्केट इंटरेस्ट रेट जितना ज़्यादा होगा, ओके, एक कोई समझो आप कोई कमर्शियल बैंक हो, छोटा बैंक हो, ओके, आपको दिख रहा है आप लोन दोगे किसी को, आपको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, आप ऐसा बैंकर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा. ओके, इसको ही बोला जाता है मार्केट इंटरेस्ट रेट. ओके, तो मार्केट इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा, मार्केट इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा, सो आप क्या रिजर्व में रखोगे या लोन दोगे. ओके, सो आप लोन ज़्यादा दोगे ताकि आपको इंटरेस्ट ज़्यादा मिले. ओके, सो रिजर्व कम हो जाएगा, ERR कम हो जाएगा, एक्सेस रिजर्व कम हो जाएगा. सो इफ MIR will increase, ERR will decrease. Okay, likewise एक्सपेक्टेड डिपॉजिट आउटफ्लो. अभी एक्सपेक्टेड डिपॉजिट आउटफ्लो क्या होता है, अभी देखो हर एक बैंक डिपॉजिट्स को ही लेंड करते हैं ना. सो डिपॉजिट्स कितना डिमांड करेगा, जो डिपॉजिटर्स है वो कभी भी डिमांड कर सकते हैं. ओके, सो उसके बेसिस में भी डिपेंड होता है एक्सेस रिजर्व रेशियो कितना रखना है. ओके, ज़्यादा डिमांड करते हैं, पब्लिक ज़्यादा डिमांड कर रहे तो आपको एक्सेस रिजर्व रेशियो ज़्यादा रखना पड़ेगा. ओके, सो यही यहाँ पर बताया गया है. EDO, ओके, एक्सेस डिपॉजिट आउटफ्लो, इफ इट विल इंक्रीज, ज़्यादा रहेगा तो ERR भी, एक्सेस रिजर्व रेशियो आपको ज़्यादा रखना पड़ेगा. ओके, यही ये 3 पैराग्राफ में यही 2 चीज़ कहने के लिए इतना पूरा बताया गया है. ओके, इन 3 पैराग्राफ में. नाउ पब्लिक का बिहेवियर. ओके, पहला RBI का हो गया, सेंट्रल बैंक हो गया, फिर कमर्शियल बैंक का हो गया, नाउ पब्लिक. ओके, सो द पब्लिक बाय देयर डिसीजन. अभी पब्लिक का सिंपल है. ओके, पब्लिक करेंसी रेशियो कितना रखना चाह रहा है इसके ऊपर डिपेंड होता है मनी सप्लाई. करेंसी रेशियो मतलब वो लोग कितना करेंसी खुद के पास ऐसा कैश रखना चाह रहे हैं एंड कितना वो लोग डिपॉजिट्स रखना चाह रहा है इन दी अदर बैंक्स. ओके, इफ वो लोग डिपॉजिट्स रखना चाह रहे हैं देन बैंक्स क्या कर सकते हैं, उसको क्रेडिट मल्टीप्लाई कर सकते हैं एंड वहाँ से आपका मनी सप्लाई ज़्यादा बन सकता है. बट ज़्यादा करेंसी रेशो होगा, ज़्यादा करेंसी वो लोग खुद के पास रखना चाह रहे हैं. ओके, लोग ज़्यादा
करेंसी खुद के पास रखना चाहता है, मतलब ज़्यादा करेंसी रेशियो होगा, देन मल्टीप्लायर, देन डिमांड डिपॉजिट कम हो जाएगा, डिपॉजिट्स विद बैंक कम हो जाएगा ना, देन मल्टीप्लायर कम हो जाएगा एंड मनी सप्लाई भी आपका कम हो जाएगा। ओके, सो ये करेंसी रेशियो इनवर्सली रिलेटेड होता है विद द मनी सप्लाई। ओके, नाउ hence we conclude that money multiplier and money supply are negatively related to the currency ratio, मतलब inversely related होता है। सो अभी ये एक फॉर्मूला है जो डिराइव करके लाया गया है, जो हमने सीखा उसके ऊपर से डिराइव करके लाया गया है। बेसिकली मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है। देखो, एम मतलब मनी सप्लाई, ओके, एम मतलब मनी सप्लाई। अभी के लिए सिर्फ ये सी को इग्नोर कर दो, ओके, अभी के लिए सिर्फ ये सी को इग्नोर कर दो। 1/r आर प्लस ई प्लस सी, ओके, ये सब इनवर्सली रिलेटेड होता है मनी मल्टीप्लायर से। ओके, आर क्या होता है, सी सबसे पहले सी क्या होता है, सी करेंसी रेशियो है। ओके, ई क्या होता है, ई होता है एक्सेस रिजर्व्स। ओके, एंड आर क्या होता है, सेंट्रल बैंक का जो भी रिजर्व रेशियो होता है। ओके, इन सब का क्या होता है, इन्वर्सली रिलेटेड रेशियो होता है टू दी मनी सप्लाई। ओके, सो इसके लिए ये डिनोमिनेटर में आ गया है आर प्लस ई प्लस सी। ओके, सो 1+c न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में आर प्लस ई प्लस सी एंड मल्टीप्लाई बाय एच। एच क्या था, हाई पावर्ड मनी था। ओके, वो डायरेक्टली रिलेटेड है, जितना ज़्यादा हाई पावर्ड जो आरबीआई निकालेगा उतना ज़्यादा आपका मनी सप्लाई बन जाता है। सो ये है मनी सप्लाई का फॉर्मूला। ओके, एंड 1+c/r+e+c बेसिकली ये होता है मनी मल्टीप्लायर। एच होता है जो बेस मनी, जो एक्चुअल मनी है, एंड उसका मल्टीप्लाई कितना होता है उसी को बोला जाता है मनी सप्लाई। ओके, एंड मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला ये ही सेम है, 1+c/r+e+c। ओके, नाउ गोइंग अहेड, monetary policy and money supply. Okay, so the if the central bank of a country wants to stimulate इकोनॉमिक एक्टिविटी को स्टिमुलेट करना, सो उनको क्या करना पड़ेगा, उनको इंजेक्ट करना पड़ेगा लिक्विडिटी, ज़्यादा लिक्विडिटी, मतलब मनी सप्लाई को बढ़ाना पड़ेगा। ओके, सो मनी सप्लाई का फॉर्मूला बन जाता है 1/r, जो ऑलरेडी सीखा, 1/r। सो चेंज ऑफ मनी सप्लाई का फॉर्मूला बनेगा, चेंज ऑफ मनी सप्लाई का फॉर्मूला 1/r इंटू चेंज ऑफ रिजर्व्स बन जाएगा आपका फॉर्मूला। इजी। नाउ इफेक्ट ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन मनी सप्लाई। ओके, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन मनी सप्लाई का इफेक्ट क्या होगा, देखो, आरबीआई जब गवर्नमेंट को क्रेडिट देता है, देखो गवर्नमेंट के पास कभी कभी पैसा नहीं होता है। ओके, तो गवर्नमेंट भी आरबीआई से लोन लेता है। ओके, लोन कैसे लेते हैं, ओडी के थ्रू, ओके, ओवरड्राफ्ट के थ्रू, या फिर वेस एंड मीन्स एडवांस करके। वेस एंड मीन्स एडवांस जो शॉर्टकट में WMA भी बोला जाता है। ओके, WMA भी बोला जाता है। सो इन दो तरीके से वो लोग लोन लेते हैं। देन लोन लेगा तो क्या करना पड़ता है, रिजर्व क्रिएट करना पड़ता है। जो एक्सेस रिजर्व से क्या होगा, मनी सप्लाई और जनरेट होगा। ओके, सो यही है। सो the excess reserves thus created can potentially lead to an increase in money supply through the money multiplier process. ओके, ये था पूरा चैप्टर, बहुत इजी चैप्टर था। आई होप यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट। ओके, so thanks for watching CS School. Thank you.